हेलो स्टूडेंट, तो आज हम आगे बात करेंगे किसके बारे में, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट के ही बारे में बात करेंगे। बट यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो किसी पोटेंशियल डिफरेंस V के अंदर मूव कर रहा है, तो वहाँ पे मूव करते टाइम उस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या होगी उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्या है हमारी हेडिंग, वेवलेंथ of a moving electron under a potential difference V। ठीक है, तो कितनी वेवलेंथ होगी उस इलेक्ट्रॉन की जब वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक पोटेंशियल डिफरेंस V के अंदर। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है E। तो क्या है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन कितना है हमारे पास E। पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया हमने, V। ठीक है, कितना है V। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी या हम कहें जो फोर्स लग रहा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो हमारे पास कितना होगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल आ जाएगी, E इंटू वी आ जाएगा। अब हमें पता है क्या कि काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है, हाफ mv²। तो यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या पुट कर देंगे, हाफ mv² इज इक्वल टू E इंटू वी। अब यहाँ से हम क्या निकालना चाहते हैं, V की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो V हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे EV है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, M नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, और V निकाल रहे हैं तो ये रूट हो जाएगा। अब हमें पता है क्या, बाय डी ब्रोगली इक्वेशन लैम्डा किसकी इक्वल था, H/mv। तो यहाँ पे H प्लैंक कांस्टेंट है, M मास और V वेलोसिटी। तो यहाँ से हम V की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास H/m, और ये हमारे पास जो वैल्यू है ये V की जगह हम पुट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी क्या है, 2eVm। ठीक है, जब इसको हम सोल्व करके लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, H/2VEm 1/2। यहाँ पे लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ है, H प्लैंक कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट है, V पोटेंशियल है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हमें पता है H की वैल्यू हमें नोन होती है, कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमें पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब इन सभी की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हमारे पास जो लैम्डा है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.226 इंटू 10⁻⁻9 और नीचे आ जाएगा √V। V यानी यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, ये वेवलेंथ है ना, तो इसके यूनिट्स क्या आएंगे हमारे पास, m में आएंगे। तो ये हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया वेवलेंथ निकालने का इलेक्ट्रॉन की, कब, जब वो किसी पोटेंशियल डिफरेंस V के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है तब। तो इस बेस पे भी हमारे पास न्यूमेरिकल आते हैं। ओके, तो ये मेन फॉर्मूला आपने याद रखना, लैम्डा इज इक्वल टू 1.226 इंटू 10⁻⁻9 मीटर और नीचे है √V।
अब हम बात करेंगे किसके बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप और जो हमारे पास वेवलेंथ है, वेलोसिटी है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। तो क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ है ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, एक पार्टिकल मूव कर रहे हैं। तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv², यही होता है। और यहाँ से अगर हम v निकालना चाहें तो v हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन m, और ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन m, ये आ जाएगा। अब ये हमारे पास वैल्यू आई है किसकी, v की। हमें पता है लैम्डा किसकी इक्वल होता है, h अपॉन mv। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे इसकी। तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन m, ये हम कहेंगे लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा h 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m। तो इस तरह से हम निकालना चाहिए तो लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या करके h की वैल्यू पुट कर दो, 2 हमें गिवन है, काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है, मास हमें गिवन होता है पार्टिकल का, ठीक है। तो उस समय हम निकाल सकते हैं। एक तरीका कल आपको और भी बताया था, भी आप पहले वेलोसिटी निकाल लो काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन से, ठीक है। जैसे ये निकाला हमने v निकाला, फिर इस v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो निकाल के। तो ये करने की बजाय सीधा जो वैल्यू दी है काइनेटिक एनर्जी की और जो मास दिया हुआ पार्टिकल का या इलेक्ट्रॉन का वो पुट करो, उसको सोल्व करो, आपका क्या आ जाएगा, सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप। अब अगली बात आती है हमारे पास डेरिवेशन ऑफ बोहर पास्टुलेट्स। क्या हमारे पास डेरिवेशन ऑफ बोहर postulate of quantization किसका, ऑफ मोमेंटम का क्वांटिनाइजेशन जो होता है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो हमने बोहर मॉडल में पढ़ा था क्या कि एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू होता है nh अपॉन 2π, इसके इक्वल होता है हमारे पास। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव करना है कहाँ से, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट से। तो हमने पढ़ा है जैसे इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन या कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसका ड्यूल बिहेवियर होता है, मीन्स वो दो तरह से एग्जिस्ट करता है, पार्टिकल नेचर में भी और वेव नेचर में भी। अब मान लेते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर शो कर रहा है, वेव नेचर शो कर रहा है तो यानी वो वेव की तरह मूव करेगा, यानी उसमें क्रस्ट ट्रफ इस तरह से मूवमेंट होगी, एम्पलीट्यूड होगा, क्रस्ट होगा, ट्रफ होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, वेवलेंथ होगी, ये सब कुछ प्रॉपर्टी आ जाएंगी किसकी, उस इलेक्ट्रॉन की। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अब हम अप्लाई कर रहे हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के चारों ओर, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके चारों ओर क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो हमें पता है सर्कुलर पाथ में जब वो मूव करेगा और कैसे शो कर रहा है, वो वेव नेचर शो कर रहा है। तो वेव नेचर जो है, वेव दो प्रकार से मूव कर सकती है, इन फेस और आउट फेस। इन फेस का मतलब जैसे एक वेव ये चल रही है इस तरह से, ठीक है, दूसरी वेव भी क्या हो, सेम ऐसी चल रही हो, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी, ये इन फेस है, इनमें जो फेस एंगल है वो है सेम, इसलिए इसको बोलेंगे कि इन फेस है। लेकिन हमारे पास इस तरह से भी हो सकता है, तो इसमें एक जो हमारे पास वेव है वो इन फेस है और एक आउट फेस है।
तो ये आउट ऑफ फेस हो जाएंगे। तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर शो कर रहा है, और वो क्या है, कैसे मूव कर रहा है, इन फेस। तो वेव इस तरह से कुछ मूव करेगी, ठीक है। और हमें पता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में मूव किया और पूरा सर्कल एक कंप्लीट कर लिया। तो हमें पता है जब एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसकी एक कंप्लीट वेवलेंथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उसकी एक कंप्लीट वेवलेंथ हो जाएगी। तो हम मान के चल रहे हैं कि इन्होंने n चक्कर काट लिए, यानी n वेव्स इसकी बन गई, तो n लैम्डा हो जाएगा। अब ये n लैम्डा मैथमेटिकली हमारे पास किसके इक्वल है, इस सर्कल के अराउंड क्या है, वेव बन रही है, तो इसका जो एरिया होगा वो यानी क्या होगा, इसका सर्कमफ्रेंस होगा, वो कितना होगा हमारे पास 2 पाई r होगा, यही होगा। अब यहाँ पे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 पाई r अपॉन n बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, लैम्डा अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट लैम्डा इज इक्वल टू होता है h अपॉन एम वी। यहाँ पे हम लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो कितनी वैल्यू है, 2 पाई r अपॉन n इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। अब इस इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं, और रीअरेंज करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, एम वी आर, ठीक है। ये एम वी आर, एम वी इस साइड ले आए, और जो 2 पाई है वो नीचे ले आए, और n ऊपर ले गए, तो क्या बना, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो यही हमारा क्या था, फॉर्मूला था, किसका, बोहर पासुलेट का, जो क्वांटिनाइजेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बताता है। तो इस तरह से हम डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट से जो हमारा कॉन्सेप्ट है क्वांटिनाइजेशन ऑफ मोमेंटम, वो हम ड्राइव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन न्यूमेरिकल कुछ भी पूछा जा सकता है, डेफिनेशन क्या है, इसकी डेरिवेशन क्या है, वेवलेंथ कैसे निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, वेरिफिकेशन ऑफ वेव करैक्टर क्या है, उसका एक्सपेरिमेंट बताइए, जैसे डेविसन एंड जर्मर वाला हमने किया था। और कुछ इस बेस पे होते हैं न्यूमेरिकल। तो एक दो न्यूमेरिकल हमने जैसे कल कर लिए थे, तो एक आधा और कर लेते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है, कह रहा है 2 पार्टिकल हैं ए एंड बी आर इन मोशन, 2 पार्टिकल हैं वो मोशन में है। इफ द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल ए इज 5 × 10⁻⁸ मीटर। तो हमें क्या दी हुई है, लैम्डा ए कितनी दी हुई है, 5 × 10⁻⁸ मीटर। आगे कह रहे हैं कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल बी, बी की हमने वेवलेंथ निकालनी है, फिर इट्स मोमेंटम इज हाफ ऑफ ए। हमने क्या निकालनी है, लैम्डा बी निकालनी है। हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि जो मोमेंटम है पी ए का, वो तो हमारे पास क्या है, पी ए ही है, लेकिन जो पी बी का मोमेंटम है वो क्या कह रहा है, हाफ है किसका, पी ए का। तो पी बी किसकी इक्वल हो जाएगा, पी ए बाय 2। हमें पता है क्या वेवलेंथ किसकी इक्वल होती है इन टर्म ऑफ मोमेंटम, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो अगर हम लैम्डा ए निकाल रहे हैं तो क्या होगा, एच अपॉन पी ए होगा। उसी तरह से लैम्डा बी निकाल रहे हैं तो क्या होगा, एच अपॉन पी बी। पी बी कितना हमारे पास, पी ए बाय 2, यानी ये हमारे पास हो जाएगा 2h अपॉन पी ए हो जाएगा। यही है, हमने निकालनी है लैम्डा बी निकालनी है, तो हम क्या रखेंगे, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल टू एच अपॉन पी ए, और ये क्या हो जाएगा 2h अपॉन पी ए। पी ए से पी ए हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। h से h हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल टू होगा हमारे पास 1/2, और हमने क्या निकालना है, लैम्डा बी निकालना है। तो लैम्डा बी उस साइड चला जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2 × लैम्डा ए, और लैम्डा ए की कितनी वैल्यू थी 10⁻⁸, तो ये कितना हो जाएगा 10 × 10⁻⁸ मीटर। ये हम कह सकते हैं कितना रह जाएगा 10⁻⁷ मीटर। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं वेवलेंथ, कंपैरिजन में हमारे से
पूछ सकता है। तो बहुत सारे टाइप के इस बेस पे न्यूमेरिकल बनते हैं जो आप कर सकते हो। ओके, बुक में काफ़ी सारे दिए हुए हैं तो आप कर लेना। अब अगला कॉन्सेप्ट हम बात करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसके बारे में है? किसी चीज़ की हमें फुल इंफॉर्मेशन यानी उसकी एक्यूरेसी की है या नहीं है उसके बारे में बताता है। वैसे मान के चलते हैं कि हमें किसी भी चीज़ की फुल इंफॉर्मेशन होती है भी, यानी पूरी एक्यूरेसी होती है, पर हाइजेनबर्ग ने ये बोला कि वो मैक्रो के लिए तो ठीक है, बड़े पार्टिकल के लिए तो ठीक है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए वो बात सही नहीं है। यानी अगर हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी एक साथ चेंज इन पोजीशन और चेंज इन मोमेंटम को मेजरमेंट करना चाहें विद एक्यूरेसी, तो हम कभी भी एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर पाएंगे। अगर चेंज इन पोजीशन को मेजर करना चाहते हैं तो चेंज इन मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। और अगर चेंज इन मोमेंटम को मेजर करेंगे तो हमारा चेंज इन पोजीशन जो है वो क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कभी भी हम इसको इन एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर सकते। तो उन्होंने यही ऑब्जर्व किया और एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया, और एक्सपेरिमेंट फाइंड आउट करने के बाद ये बताया कि हमारे पास जो चेंज इन पोजीशन और चेंज इन मोमेंटम का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? इज इक्वल टू और ग्रेटर देन होता है h/2π। क्या होता है? डेल्टा x इंटू डेल्टा p का जो प्रोडक्ट होता है इक्वल टू और ग्रेटर देन होता है h/2π के इक्वल होता है। यानी हम कभी भी चेंज इन पोजीशन और चेंज इन मोमेंटम को माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की कभी भी एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर सकते। मैक्रो के लिए तो कर सकते हैं, बड़े ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे गाड़ी है, गेंद है, ठीक है, फुटबॉल है, तो वो हमें दिखाई देती है, उसका मास भी दिखाई देगा, मेजर कर सकते हैं। वेलोसिटी जो चल रही है वो हम मेजर कर लेंगे तो पोजीशन का भी पता चल जाएगा, हमें मोमेंटम का भी पता चल जाएगा। पर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, उसको अगर हम एक्यूरेसी से मेजर करना चाहिए इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को और मोमेंटम को, वो हम कभी भी मेजर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही लाइट पार्टिकल है जिसको क्या नहीं किया जा सकता, नेक्ड आई से देखा नहीं जा सकता। तो उसको देखने के लिए पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? सूटेबल इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा, बहुत ही अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा जिससे हम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को देख सके। दूसरी बात, हमें क्या चाहिए होगा? एक एनर्जी सोर्स चाहिए होगा, और एनर्जी सोर्स जैसे ही देंगे इलेक्ट्रॉन को तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसकी पोजीशन चेंज होगी, पोजीशन चेंज होगी तो उसका मोमेंटम चेंज होगा। तो हम दोनों को साइमल्टेनियसली मेजर करने की कोशिश करेंगे तो हम क्या देखेंगे? केवल एक ही चीज को मेजर कर पाएंगे, या तो मोमेंटम को या पोजीशन को, ठीक है, दोनों को एक साथ इक्वली मेजर नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने यही बोला था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, इट इज नॉट possible to calculate simultaneously क्या the change in position and momentum for a microscopic particle with accuracy से हम मेजर नहीं कर सकते। There are some uncertainty, इसमें क्या होती है? अनसर्टेनिटी होती है, which is equal to or the product of change in position and momentum
इज इक्वल टू और ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन किसके, h/2 यानी डेल्टा x इंटू डेल्टा v का जो प्रोडक्ट होगा इक्वल टू और ग्रेटर देन होगा किसके, h/2 ps। तो डेल्टा x चेंज इन पोजीशन और डेल्टा p क्या है हमारे पास, चेंज इन मोमेंटम। अब मोमेंटम हमें पता है क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो किसी भी क्वांटिटी का मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो इसलिए मास तो चेंज नहीं होगा, केवल और केवल क्या चेंज होगा, डेल्टा v यानी वेलोसिटी चेंज होगी। और ये इक्वल टू और ग्रेटर देन है किसके, h/2 के। तो हम अगर यहाँ से डेल्टा x निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, h/2 m डेल्टा v। और अगर हम क्या निकालना चाहते हैं, डेल्टा v निकालना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, h/2 अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल्टा x और साथ में मल्टीप्लाई में m। तो कोई भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन वेलोसिटी, जो भी निकालना चाहें तो इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। h प्लैंक कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, डेल्टा x चेंज इन पोजीशन हमें दी होगी, m मास वो हमें गिवन होगा, ठीक है, या डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी वो गिवन होगा, तो हम निकाल सकते हैं। तो कई बार विद एक्यूरेसी के साथ दे सकता है, जैसे कल हमने एक न्यूमेरिकल किया था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट का 1% एक्यूरेसी है उसकी वेलोसिटी, तो 1% यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का 1% निकाल लोगे तो इसकी वेलोसिटी बन जाएगी। वो वैल्यू पुट करके आप डेल्टा x, डेल्टा v या m या जो भी कुछ निकालना चाहते हो तो वो आप निकाल सकते हो। तो इस बेस पे भी क्या आते हैं हमारे पास, न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत सिंपल से होते हैं, वैल्यू बेस्ड है, आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो इसके न्यूमेरिकल आप कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे सिग्निफिकेंस। तो इसका बाद बता ही दिया आपको बीच में ही क्या, कि केवल और केवल किसके लिए है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के लिए, बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं है इसका क्या, सिग्निफिकेंस। क्यों, क्योंकि बड़े ऑब्जेक्ट की चेंज इन पोजीशन मोमेंटम को हम नेक्ड आई से देख सकते हैं क्योंकि वो बड़े ऑब्जेक्ट हैं, पर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो होते हैं उनको हम नहीं देख पाते। तो ये इसका क्या है, सिग्निफिकेंस है, केवल और केवल माइक्रोस्कोपी के लिए। इसका एक छोटा सा टॉपिक है वो करवाई देते हैं, वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। जितने भी मॉडल हम डिस्कस करके आ रहे हैं एटम के, उसमें हमने यही पढ़ा कि एटम न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं पर न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते इलेक्ट्रॉन, वो हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से बता सकते हैं। हमें पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, और जो चेंज इन पोजीशन है उसकी अनसर्टेनिटी जो है इलेक्ट्रॉन के लिए वो कितनी है, 10⁻15 मीटर। तो यहाँ से फिर हम बाय अप्लाइंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा भी किसकी इक्वल आएगा, h/2 डेल्टा x और m। तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, 6.26 × 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड। 2 पाई हमारे पास 3.14 होता है, डेल्टा x 10⁻15 मीटर है और मास 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम है। तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो यानी ये डेल्टा भी आ जाएगा और ये जो वैल्यू आती है ये आपके आती है 5.77 × 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी आ गई, 5.77 × 10 मीटर पर सेकेंड, जो क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा है। और यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी है वो अभी तक वेलोसिटी ऑफ लाइट की है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, पर ये उससे भी ज़्यादा आ रही है। तो इसका मतलब ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है तो मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। तो कई बार आ जाता है 2 नंबर में, एक्सप्लेन कीजिए कि वाई इलेक्ट्रॉन कांट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। तो आप बताओगे ये मास इतना है, चेंज इन पोजीशन इतनी है, यहाँ से फिर हम डेल्टा वी निकालेंगे और डेल्टा वी की वैल्यू इतनी आती है जो क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी बहुत बहुत ज़्यादा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एग्जिस्ट इनटू द न्यूक्लियस।
ठीक है, तो ये हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी खत्म होता है इसी के साथ। इसके बाद इसके न्यूमेरिकल हैं सेम फॉर्मूले बेस्ड पे, तो वो आप कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप डिस्कस कर लेना। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।